विजन्स को अपना प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कराती है, दिलवाती है और उसके अलावा जो हमारे मुख्य रूप से हमें जोड़ा है, वो हैं नील पुरुष, ब्रिज उदयवाल जी। इन्होंने अपनी नील इंडिगो रिसर्च सेंटर एक बनाया है, जो रातरिया में है, सांगानेर में है। और उसमें उन्होंने नील के इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी को लेके, उसका ऑर्गेनिक नेचर को लेके, जिससे कि आप सब अगर वहाँ पे विज़िट करें, तो आप हतप्रभ हो जाएँगे और आपको श्योरली नील से बहुत लगाव हो जाएगा। दैट्स आई एम श्योर। अच्छा, नील इतना सुंदर है, जयपुर में एक बहुत ही बड़े लेवल पे जब उदयवाल जी ने इसके काम शुरू किया पिछले 2 साल में, तो उसकी खुशबू इतनी फैली कि आज हम लोग वेबिनार भी कर रहे हैं। अन्यथा वो हमेशा फिज़िकली रहता था, फ़ेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ तक पहुँच पाता था। तो आज हम नील, जो कि कलर ऑफ द ईयर के अंतर्गत भी आता है, द शेड ऑफ अ ब्लू, उसको आज हम लोग इस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे इन दोनों एमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ मास्टर क्राफ्टमैन के थ्रू कि मुझे आशा है कि आप सब लोगों को उसके बारे में एक ये जानने को मिलेगा कि उस उनके एक्सपीरियंस से उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? क्यों लोगों ने उसको यूज़ किया आर्ट में, क्राफ्ट में या फिर अपने जीवन से ऐसे क्या जुड़ाव किया? तो ये मास्टर्स की ही एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे अलग-अलग इवेंट चलेंगे, कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। आप घायस के इवेंट पेज पे जाके उसको शेयर कर सकते हैं और जॉइन भी कर सकते हैं, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कई तरह के हमारे कॉन्टेस्ट के अलावा और भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप खुद भी भाग ले सकते हैं। 27 को हमारा मुख्य प्रोग्राम है, जिसमें आप सब लोग वर्चुअली ज़रूर शामिल होइएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलवाती हूँ आज के मास्टर आर्टिस्ट एंड मास्टर क्राफ्टमैन से। तो आज हमारे साथ बहुत ही हम लोग के लिए ब्लेसिंग है ये कि आज हमारे बीच में एमिनेंट आर्टिस्ट विद्यासागर उपाध्याय जी हैं। मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि अगर सर हम लोगों को सिर्फ़ ये आशीर्वाद दे दें कि एक कलर के बारे में भी आप बताते हैं, तो हमारी 10 राहें खुलती हैं। और ये सुंदरता हमारे आगे आने वाले कामों में एक गुरु का काम करती है। जो एक कृष्ण का बहुत बड़ा तत्व है नील। ठीक उसी ही तरह वृज वल्लभ जी जो नील पुरुष कहलाते हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं और उनके पास नील को वो जीते हैं, रोज़ जीते हैं, उसको पहनते हैं, खाते हैं, नील की चटनी का भी वर्णन करते हैं। आज हम आज हम इन दोनों का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं इस वेबिनार में। आई वेलकम उपाध्याय सर एंड वृज सर। तो हम ये जानना चाहेंगे उपाध्याय सर आपसे, हमारी जितने भी ऑडियंस भी यहाँ पे है और लाइव भी चल रहे हैं हम लोग फेसबुक पे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने नील को किस तरह से देखा, समझा और उसकी क्या महत्वता और इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में? जहां तक ब्रिज जी का सवाल है, ब्रिज जी ने निश्चित रूप से अपना पूरा जीवन इस नील के लिए समर्पित किया है, जैसा मुझे पिछले 2 साल की उनकी गतिविधियों से मालूम पड़ता है। और उनका रिसर्च सेंटर मैंने देखा नहीं है, पर मेरी अब देखने की बहुत इच्छा है और बहुत जल्दी ही ये थोड़ा माहौल ठीक हो जाए तो मैं उधर जाऊंगा और उनसे बहुत सारी बात। नील हमारा हमारा अपना है। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि इसको इंडिगो बोलते हैं, जो हमारे यहीं से इजाद किया हुआ है। जननी है भारत नील की। और सिंधु घाटी की सभ्यता से देखें या प्राचीन जितनी सभ्यता है उसमें नील का बहुत महत्व रहा है। मैं भी अपने बहुत उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट ब्रिज हैं और उनसे मैं जो है वो गुजारिश करूंगा कि नील की एक डिटेल थोड़ी स्थिति भी हमें बताएं। मैं बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं एक एक कलर को जीता। पहले मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी, कलाकार बंधु सब जानते हैं कि मैंने ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट, ब्लैक कलर से मैंने स्टार्ट। तो केवल ब्लैक को, जो नील के बहुत नजदीक है, उस कलर से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। और
उसके बाद में मैंने जब और कलर स्टार्ट किए, तो ब्लैक के बाद में अगर मेरे लाइफ में, मेरे कलर्स में, मेरी पेंटिंग्स में अगर कोई इम्पोर्टेंस है, तो वो ब्लू की। ब्लू के सबसे रिचेस्ट जो टोन है, वो है इंडिगो, नील। और उस नील का मैं मैक्सिमम पेंटिंग में यूज करता हूँ। वो अलग बात है कि मैं डायरेक्ट नील को नहीं लेकर के इनडायरेक्ट नील यूज करता हूँ, क्योंकि हमारे एक्रेलिक कलर्स के साथ में नील का उपयोग है, वाटर कलर के साथ में नील का, ड्राई पेस्टल में यूज करता हूँ खूब, उसमें नील का ही उपयोग है। तो ये जो नील है, वो मेरे जीवन में और अधिकतर कलाकारों के जीवन, जो लैंडस्केप करते हैं, उनको उनका तो जो है वो नील बगैर काम चलता नहीं, नीले बगैर काम चलता नहीं। वैसे ही मैं अपने काम में बात अपनी पैलेट को लेता हूँ, तो मेरी पैलेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नील। और उसको मैंने कई तरह से देखा, कई जगह मैंने देखा, और वो मुझे हमेशा फैसिनेट। हमारे यहाँ की जैसे ब्लू पोट्री है, मैं जब शुरू किया करियर, तो मैंने ब्लू पोट्री में काम किया और उस नीले को मैंने सीधा किया। वैसे ही मैं लैंडस्केप करता था, तो नीला रंग मेरा महत्वपूर्ण होता था। वाटर कलर करता, आज भी करता हूँ, तो नीले रंग की एक अच्छी मात्रा मेरे कैनवस पे होती है। और यही इस नीले रंग की ब्यूटी है। अगर आप चाहो कि इससे हम दूर हो जाएं, तब भी आप दूर नहीं हो सकते। वो आपके जीवन के हर पहलू में जुड़ा हुआ है। आप सुबह उठते हैं, नीला आसमान देखते हैं, पानी के साथ में नीला देखते हैं, और नील वर्ण की आपकी जो महिमा है, उसको आप कभी भूल नहीं। संगीता जी। हाँ सर, जैसे कि आप बता रहे हैं उसकी जो महिमा है, जब हम महिमा की बात करते हैं कलर्स के, तो उसका एक अपना ही नाटकीय रस होता है। तो आप उसको धरातल पे जब 2D सरफेस के ऊपर जब आप उसको डालते हैं, उसको जब रंग लगाते हैं, तो वो जो आपका फीलिंग होता है या तरीका होता है, वो किस तरह से उभर के आपको उसकी तरफ ले जाता है? मैं जब भी ब्लू पेंटिंग करता हूँ, मैंने 2-3 सीरीज की है ब्लू की। एक है ब्लू मेलोडी और दूसरा है ब्लू गॉड। हमारे भगवान श्री कृष्ण का नीला वर्ण वो है, उनके मोर पंख में नीले का बहुत महत्व है। तो नीले रंग को लेकर के मैंने एक पूरी सीरीज की है, जो ब्लू गॉड के नाम से है, और उसका एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला है। ऐसे ही जितनी भी मैंने ब्लू मेलोडी में पेंटिंग्स की हैं, सभी पेंटिंग्स आज अच्छे-अच्छे कलेक्शन में है, मेरे पास एक भी नहीं। मेरे लाइफ में उस नीले रंग का इतना महत्व है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, तो नीला मुझे वो मार्ग देता है कि मैं अपने मुकाम तक बहुत आसानी से पहुंच जाऊं। मैं जो कहना चाहता हूँ, वो बहुत अच्छे ढंग से मैं उसको कह सकता हूँ, चाहे ओपेक में, चाहे थिक कलर में, इम्पेस्टो में, चाहे ट्रांसपेरेंट। मैं तीनों ही तरह से इस नीले रंग को अपने कैनवास पे, अपने वाइट धरातल पे उसको जो है वो उभारता हूँ, उसमें 2D इफेक्ट देता हूँ, 3D फीलिंग्स होती है, और उसके साथ में उसके पैरेलल जो उसी को एनरिच करने वाले जो कलर हैं, वो कलर्स को मैं यूज करता हूँ। तो नीले को लेकर के मेरी यात्रा बहुत आगे तक चली है, और वो मेरे ज़हन तक, जो अंदर तक उसको मैं महसूस करता हूँ। मुझे नीले में सारे रंग की जो आत्मा है वो दिख। और सर ये चीज़ हम देख भी सकते हैं आपके पीछे बैकग्राउंड में जो पेंटिंग है, जिसमें नीले का इफ़ेक्ट बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, तो हम लोग कई बार वो एस्थेटिक मिस कर देते हैं। लेकिन आज आपके एक्सपीरियंस से उसमें हमें शायद आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। ठीक इसी तरह बात को जारी करते हुए मैं ब्रिज जी से जानना चाहूँगी कि जब आपने नील की शुरुआत की और आज आप जब नील की तरफ बात करते हैं, तो ऐसी कौन-सी एक स्टोरी आप अपनी अपना व्यक्त करना चाहेंगे, जिससे कि लोगों को उसकी ऑथेंटिसिटी पता लगे? क्योंकि आप नील को कलर को उठाते हैं, छूते हैं और धरती से निकली हुई जो चीज़ है, जो नीले आकाश की तरह विशाल है, आप उसकी बातें करते हैं जो मैं अक्सर सुनती हूँ। तो हम चाहेंगे कि आज आप सबसे साझा करें अपने ये एक्सपीरियंस। सबसे प्रथम मैं
वरिष्ठ सम्माननीय साहब को प्रणाम करना चाहूंगा कि आज मुझे उनके समक्ष अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है और आशीर्वाद स्वरूप उनको सुनने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नील पुरुष, तो मैं वास्तविकता में अपने आप को ये साबित करने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूं कि नील पुरुष जैसा होना चाहिए वैसा मैं लोगों के साथ में जुड़ाव रखूं। तो नील जो कि हमको दर्शाती है कि हम बिना नील के किसी विशालता के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि दुनिया में जो भी हमको विशालतम दिखाई देता है वो नीला है। वो चाहे धरती हो, चाहे वो आकाश हो, जहां पर भी हम को सब कुछ समाहित दिखाई देता है। उसी प्रकार से जैसे कि दुनिया में कपड़ों को रंगने के लिए या संपूर्ण दुनिया में जहां पर नीले रंग की आवश्यकता है, जहां पर रंगों की आवश्यकता है, उसमें उस रंगों की जरूरत को 80% जरूरत को नील रंग पूरा करता है। मतलब जो हम व्यवहारिक भाषा में बोले RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों में जो सबसे ज्यादा अधिक स्थान है वो नीले का है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नीला रंग सबको समाहित करके चलने वाला रंग है। मतलब नील अपने रंगों को समाहित करती है कि नील रंग के ना अनेकों अनेक रंगों की कल्पना ही नहीं कर सकते। और विशेष तौर पर हम हरियाली की तो कल्पना ही नहीं कर सकते बिना नीले के, क्योंकि RGB में से हमको ब्लू जो है वो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। उसी से हम काले के बारे में सोच सकते हैं, उसी से हम गहरे बैंगनी के बारे में सोच सकते हैं, उसी से हम हरे के बारे में सोच सकते हैं, उसी से हम दूसरे और अन्यत्र बहुत सारे रंग है जिसे नील एक आवश्यक रंग है। और नील अपने आप में एक संपूर्ण रंग है, क्योंकि वो ही एक ऐसा रंग है जो कि फेड होने के बाद भी, मतलब रगड़ रगड़ के धुलने के बाद भी जितना खूबसूरत होता जाता है, जितना लविंग होता जाता है, ऐसा रंग दुनिया में दूसरा कोई भी रंग नहीं है। नील के विषय में मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन आज मैं भी चाहूंगा कि जब मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, आज मेरे कर्ण जो है वो ये प्रिय बातों को सुनने के लिए ज्यादा आतुर है, जिसमें हमारे वरिष्ठ कलाकार साहब हमको उसकी गहराइयों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और उसमें एक सबसे बड़ी गहराई ये भी होगी कि अगर हम कारीगरों को, ठीक है हम कलाकारी में हैं लेकिन कारीगर पहले हैं, तो पूर्व में जब पेंटिंग का इस्तेमाल में नील का प्रयोग भी होता था, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बहुत सारे पेंटर्स लोग ऐसे हैं जो कभी नीला रंग बनाते हैं तो पत्थर के रंगों को ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि नील का भी प्रयोग पेंटिंग्स में कभी किया जाता था, इसके प्रमाण है। लेकिन आज इस बात के लिए हम लोग आतुर हैं कि वो जो नील है उससे ऐसे पक्के रंग जो सदियों सदियों तक पेंटिंग्स को जिंदा बनाए रखे थे, वो ऐसे रंग कैसे बनते थे, कहां से आते थे, कौन सी विधि होती थी, कौन सी पद्धतियां होती थी, कौन से इंग्रेडिएंट होते थे जिनसे कि वो लाइफ नील से बन पेंटिंग्स में, चित्रों में, दीवार भित्ति चित्रों में भिन्न भिन्न जगह पर हमको नजर आते हैं। तो आज की मैं घंटों घंटों बोल सकता हूं, लेकिन अब मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि अगर साहब से हमको विषयात्मक कुछ गहराई से अगर सुनने को मिलेगा, तो मेरी बहुत ही हार्दिक इच्छा है कि हम उनसे सुने। संगीता जी। सर, उपाध्याय सर, ओवर टू यू।
ब्रिज जी ने बहुत सुंदर बात की है। उन्होंने निश्चित रूप से बहुत गहराई से अध्ययन किया है। मेरा इतना अध्ययन तो नील पे है नहीं, और मैं कोई ट्रेडिशनल पेंटर नहीं हूँ। मैं कंटेम्पररी पेंटर हूँ, और कंटेम्पररी पेंटर है, और उन एक्सपेरिमेंट्स में हम ट्रेडिशनल कलर्स को भी लेते हैं। ट्रेडिशनल टाई एंड डाई जो हमारे है उसको भी हम हमारी पेंटिंग के साथ में जोड़ते हैं। कलर का जो फ्लो है उसके साथ भी हम प्ले करते हैं। और हमारे जो जितने आर्टिस्ट आज भी ट्रेडिशनल काम करते हैं, खास तौर से और कंटेम्पररी कई आर्टिस्टों ने भी नील का उपयोग किया है, और प्योर नील ही यूज किया है। उसके साथ में बाइंडर यूज किया है, और उसको अच्छी तरह से तैयार करके हमारे पुराने समय की हम बात कर रहे हैं तो हमारी वॉल पेंटिंग में नील ही यूज किया गया है, पत्थर का कलर नहीं यूज किया गया। और पुराने मिनिएचर पेंटिंग्स में भी नील को ही, क्योंकि वो डायरेक्ट हमें मिलता था, और पत्थर के कलर तो बहुत बाद की बात है, बहुत बाद में जुड़े हैं, जैसा मैं समझता हूँ। तो जो नील है वो हमारे लाइफ में, हमारे एज ए पेंटर कह रहा हूँ, हमारे लाइफ में, पेंटर के लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है आदिकाल से। जब मैं इजिप्ट में गया था और इजिप्ट की मैंने जो पेंटिंग्स देखी, तो मुझे वहां का जो खूबसूरत नीला जो है वो सीधा मेरे अपने इंडिगो से, इंडिया से जुड़ता हुआ मुझे लगा। तो वैसे ही मैंने सिरेमिक्स देखे, ग्रीक सिरेमिक्स, इजिप्ट सिरेमिक्स देखे, तो मुझे वो सिरेमिक्स में जो ब्लू कलर, बाद में हमने जैसा, मुझे मेरी अपने यहाँ की जो ब्लू पोट्री है, जो निश्चित रूप से ईरान से आई है, पर्शिया से उसका वो है, उसका हमारा ओरिजिन हमारे यहाँ नहीं है, पर उसको हमने अपना बनाया। वहां इतनी खूबसूरत नहीं हुई जितनी खूबसूरत हमारे यहाँ बनी है। कृपाल जी जिसके जीते जागते उदाहरण है, और उनके जो शिष्य हैं वो भी आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो ब्लू हमारी, और इसके बाद में ब्लू हमने देखा है आर्किटेक्चर। राजस्थान में कितने बादल महल हैं, और उन बादल महल में यही इंडिगो ही यूज किया गया है, नीला रंग ही यूज किया गया है, और बहुत खूबसूरती से यूज किया है, और प्रचुर मात्रा में। हमें कहीं नहीं लगता कि हमारे आंखों को चुभ रहा है। जैसे नीला आसमान हमें हमारे जहन में हमेशा रहता है, और हमें पूरा जो ब्रह्मांड की ओर लेके जाता है, और हमें बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे समुद्र की लहरें हमें बहुत खूबसूरत लगती हैं, समुद्र का इतना फैलाव हमें हमेशा फैसिनेट करता है, हम बार बार समुद्र की ओर जाते हैं, या बार बार खुले आसमान को हम आनंद लेना चाहते हैं। वैसे ही हमारे जो बादल महल है, चाहे डूंगरपुर का बादल महल देख लीजिए, चाहे उदयपुर के महल में नीले वर्ण का जो पूरा का पूरा एक रूम है, जो उसको देख करके आनंद आता है। तो जयपुर का बादल महल देख लीजिए, चाहे जूनागढ़, बीकानेर का बादल महल देख लीजिए, उन सब में बहुत खूबसूरती से नीले वर्ण से ही बादल बने, और बादल के अतिरिक्त भी नीला वर्ण बहुत अच्छी तरह से यूज किया। आज भी कंटेम्प्ररी जो हमारा आर्किटेक्चर है उसमें भी कई जगह जो है वो बहुत अच्छे ढंग से नीले रंग का उपयोग कर रहे हैं। नीला जो हमारा ट्रेडिशनल वे बनाने का तरीका है, जो सभी जानते हैं, और कलर जो हमारे पाउडर कलर्स जो हैं, जो यूज करते हैं, या हम जो हमारे वेजिटेबल कलर्स को हम यूज करते हैं, तो उसी तरह से उसको तैयार किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा उसको यूज किया जाता है। तो इस नीले रंग को कितने ही तरह से, मैं जब हंगरी में घूम रहा था, तो एक मैंने टर्की में या हंगरी में, तो आपको वो जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, या जो क्रिश्चियन इरा है, उसमें जो नीले रंग का जो यूज किया है, वो हमें बहुत दिल को भा जाता है। हम बहुत ज्यादा उससे घंटों देखते रहे ये स्थिति उसकी। जो चर्चेस देखते हैं, चर्चेस में नीला रंग का, नीले जो स्टेन ग्लास यूज किए गए हैं, और जो बेल्जियम ग्लास को उन्होंने ट्रांसपेरेंट यूज किया है, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। वही हमारे यहाँ पे भी स्टेन ग्लास की हमारे विंडोज बनती थी पुराने जमाने में, और पैलेसेस में कई जगह है, पुराने हवेलियों में भी है। तो नीला रंग जो है हमारे जीवन का एक अंग है, वो हमें हमेशा सुकून देता है, हमेशा हमें ऐसा, वैसे कहने के लिए तो इसको नीले रंग को शांत रंग बोलते हैं,
कूल कलर बोला जाता है, लाल रंग की तरह इसको वार्म कलर नहीं बोलते, पर मैं उसको कभी भी इतना शांत नहीं मानता। हमें उद्वेलित कर दे, हमारे भावों को बहुत आगे से आगे लेके जा सके, हमारी हर बात को कहने की जिसमें ताकत हो, वो शांत कैसे हो सकता है? लोगों को शांत कर सकता है। लोगों में अगर गुस्सा है, अगर वो अच्छे नीला आसमान की ओर खड़े हो जाएं, तो वो शांत हो जाएंगे, उनका गुस्सा उतर जाएगा। पर उसमें जो है कई खूबियां हैं, जो कई लोग उसको कई तरह से कहते हैं, पर मैं किसी भी कलर को जो एक डेफिनेट डेफिनेशन की ओर, डेफिनेट विचार की ओर में नहीं लेता। एक कलर दूसरे कलर के साथ में जब जुड़ता है, तो दोनों में जो संवाद होता है, या दोनों में संघर्ष होता है, दोनों में जुड़ाव होता है, या दोनों के मिलने से कोई एक नई बात उत्पन्न होती है, वो ज्यादा और नीला हर कलर को जो है अपने साथ में जोड़, ब्लैक के साथ उसको यूज करेंगे तो उसकी अलग ही आभा होगी। रेड ग्रीन तो उसका उसका अपना ही पैदा किया हुआ कलर है, उससे हटके वो नहीं हो सकता। तो ग्रीन है या आपका मेजेंटा है, बैंगनी है, ये सारे कलर जो हैं वो तो उसको हमेशा उन सबको तो नीला चाहिए ही, पर रेड को भी नीला चाहिए अपनी आभा को और बढ़ाए। तो एज एन आर्टिस्ट मैं ये कह सकता हूं कि नीले रंग का हर व्यक्ति, हर आर्टिस्ट के जीवन में बहुत महत्व है, और उसको उसके थ्रू वो बहुत कुछ कह सकता है। तो संगीता? सर, यस सर, ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपने जिस बात को रखा वो एक परंपरा बन गई। कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई। कहते हैं कि जब कोई खाने की खुशबू दूसरे देश में चले जाए, तो वहाँ से भी एक खुशबू आती है और जब वो मिल जाती है आपस में, तो उसकी जो सुगंध है, वो लोगों के तहे दिल गड़ जाती है। ठीक उसी तरह जब आपने अलग-अलग कंट्रीज़ का नाम लिया और वहाँ पे वो बताया कि जब वहाँ पे आप गए, तो आपने इंडिया को कहीं भी मिस नहीं किया क्योंकि वहाँ पे इंडिगो था। तो ये जुड़ाव जो था, वो हर जगह पे बना। ये एक बहुत ही प्राकृतिक बात है कि जो इंसान है, वो किस तरह से इंडिगो से जुड़ा हुआ है और वो किस तरह से उस परंपरा को आगे लेके जा रहा है। मैं ब्रिज जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जब नील के बीज को अंकुरित करते हैं और जब उसको उगाते हैं, तो उसकी आभा पे आप इतना सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम आपसे एक छोटा-सा जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये सबकी नज़र में आया हिस्ट्री में और किस तरह से अंग्रेज़ों के कारण कुछ दिक्कतें आईं, वो क्या थी? और किस तरह से आज उसका रिवाइवल हो पाया, वो लोग कौन थे? जी, मैं इतिहास की तरफ नजर करूंगा तो आपको जानकारी दूंगा कि जब भी हम नील के बारे में बात करते हैं या इंडिगो के बारे में बात करते हैं, तो हम भारत को कभी भी उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अंग्रेजों ने ही इंडिया को नाम दिया, भारत को इंडिया इंडिया का नाम दिया, और ये नाम जो है वो इंडिगो से निकल कर आया, इंडिकाम से निकल कर आया, जो कि पहले कहीं और से आया, लेकिन हमारे यहाँ पर उसके जो अवशेष मिलते हैं वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिलते हैं। लेकिन जो इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, जो पता है, जिनके बारे में जहां पर अंकित है, वो 6200 वर्ष पहले पेरू में अंकित है कि यहाँ पर सबसे पहले नील के ममीज पर लेप किए जाते थे, उनको लंबे समय तक रखने के लिए। तो जो पहला हमको प्रमाण मिलता है कि नील कहां पर हुआ होगा, तो उसके बारे में पेरू में के बारे में अंकन है। परंतु हमारे यहाँ पर जो हमको जानकारी मिलती है, जो कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से मिलती है, जहां पर कि खुदाई करने पर अवशेष मिले हैं रंगाई करने के बर्तन, किन्हीं कपड़ों पर, या नील के जो गोदाम होते थे, या नील के जो कुएं होते थे, या नील से जो अन्यत्र प्रयोग होते थे, उनके बारे में वहां पर जानकारियां मिली। और इसी प्रकार से आपको पता होगा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदारो, जिसमें
राकेश रोशन के लड़के ऋतिक रोशन जो है वो किसान होते हैं नील के। तो ये प्रमाण है इस बात का कि हमारे यहाँ पर 5000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। लेकिन मेरा मानना है कि क्या हम और इराज को भूल जाएं कि हम गोल्डन ये वो जो भी इराज हुए होंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं त्रेता युग की, द्वापर युग की, तो क्या उस समय पर कपड़े रंगीन नहीं होते थे? उस समय भी कपड़े रंगीन होते थे। कल्पनाओं के आधार पर हमको पता चलता है कि उस समय सिर्फ सफेद कपड़े या कोई हम लोग पत्ते थोड़े ही लपेटते थे। उस समय कपड़ों के बारे में हमको प्रमाण मिलते हैं, मतलब अंगोछे के बारे में प्रमाण मिलते हैं, और चीजों के बारे में प्रमाण मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब कपड़े पहने जाते थे, जब रंगों का प्रयोग होता था, तो नील सबसे पौराणिक रंग है। ठीक है, हमारे पास उसके बारे में कोई लिखित में नहीं होने से ये श्रेय जो है वो आता है पेरू को। लेकिन जब से हम हमारे यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि हमारी जलवायु पूरे दुनिया में इस बात के लिए सबसे ज्यादा उचित है कि पूरे भारतवर्ष में पहाड़ों को छोड़कर, बर्फ को छोड़कर हर जगह हम नील की खेती कर सकते हैं। जैसा कि आपने अंग्रेजों के विषय में बताया, अंग्रेजों का यहाँ पर आने का कारण विशेष तौर पर नील, जो कि नीला सोना हुआ करती थी उस समय, जिसका कारण था कि हमारी जलवायु में जो नील उत्पादित होती थी वो दूसरे देशों के मुकाबले में उसमें यील्ड ज्यादा होता था और बहुतायत में होती थी, जिससे कि यहाँ पर उत्पादन अधिक होने से वो नील नीला सोना होती थी। उस समय के प्रमाण है कि जो नील यहाँ पर अगर 5 रुपए की होती थी, वो यूरोप में जाकर 50 रुपए की बिकती थी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स आए, पोर्तुगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, और उनके आने का विशेष कारण यही था। और वास्को डिगामा द्वारा यहाँ पर जो रास्ता ढूंढा गया था वो इसीलिए था कि यहाँ से नील, अफीम और मसालों का वो आयात कर सके। मिडल ईस्ट के थ्रू सिल्क रूट से ये सारी चीजें यूरोप में भेजी जाती थी, और उस समय में बहुतायत में प्रयास हुए कि किसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन के देशों में भी नील उगाई जा सके। लेकिन क्योंकि उनकी जलवायु इस कार्य के लिए, जबकि हमारी जलवायु इसके लिए पूर्ण रूप से उचित है, इस वजह से इसमें हम राजा थे और हम राजाओं से मिलने के लिए दूसरे देश के लोग आए और हमको उन लोगों ने अत्याचार करके ऐसी स्थिति में लाकर रख दिया हमारे किसानों को कि किसानों को नील विद्रोह करना पड़ा। उसी नील विद्रोह पर आधारित एक नील दर्पण नाटक है, उसी नाटक पर नील दर्पण किताब भी है। तो उस समय को अगर हम देखेंगे, जो 1857 का काल है, उस काल में नील विद्रोह हुआ बंगाल में, और उसकी वजह से अंग्रेजों को भी मुंह की खानी पड़ी। और उसके साथ ही गांधी का भी जो पहला मूवमेंट था आजादी के लिए, वो नील के किसानों पर किए जाने वाले अत्याचारों से मुक्ति दिलाने लिए था। और वो पहले ही मूवमेंट से गांधी जी को एक बड़ी सफलता मिली, लोगों का समर्थन मिला, और समर्थन के आधार पर गांधी जी ने अंग्रेजों से लोहा, और उसके बाद में उन्होंने अनेक आंदोलन कर अंग्रेजों को समझाया कि आपको यहां जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अहिंसा से आपके साथ में लड़ेंगे और आपको हमारी भूमि को छोड़ना पड़ेगा। ये बात अंग्रेजों को समझ में आई और अंग्रेजों ने हमको छोड़ा। तो मतलब नील अपने साथ में इतना बड़ा इतिहास लिए हुए है कि आज हम उसके बारे में गूगल करेंगे या अन्यत्र बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना किसी रंग अगर है तो सबसे ज्यादा नील के बारे में है। अगर किसी की अच्छाई लिखी हुई है तो वो नील के बारे में है, और किसी की बुराई भी लिखी हुई है
तो वो भी नील के बारे में है। तो जैसा कि 1985 परकिन और बायर ने जब सिंथेटिक इंडिगो की इन्वेंशन के लिए कार्यवाही शुरू की और वो उन्होंने इन्वेंट भी कर लिया, उसके बाद से ही लोगों का रुझान, अंग्रेजों का रुझान, झुकाव सिंथेटिक इंडिगो की तरफ, प्लांट इंडिगो की तरफ से वो लोग हट गए। इसी को देखते हुए आगे चलकर सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जैसी नौबत आई और उन्होंने अपनी इंडिगो को, नील को प्रचारित करने के लिए हमारी नील को बदनाम किया कि ये नील जो है वो जमीन की फर्टिलिटी को खत्म करती है। ऐसा सीबीएसई द्वारा लिख दिया गया। मतलब कुठाराघात हुआ उन किसानों के साथ और उसके साथ में अत्याचार हुए, उसकी वजह से भी वो इतना इफेक्टेड हुए कि वो लोगों ने नील की खेती करना बंद कर दिया कि सिंथेटिक आ गया था। इस प्रकार से लंबी लंबी दूरी तक नील के साथ काम करते हुए स्थानीय जरूरतों के हिसाब से प्रयोग किए जाते थे और निरंतर जारी रहने वाली ये नील एक समय आया उसकी खेती होना पूर्णतया बंद हो। ये यात्रा जारी रही। आगे जाकर दोबारा से कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो कि अब नहीं है, जिन्होंने हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए, बुनकरी के लिए बहुतायत में प्रयास किए, वो एक याद रखने वाली महिला थी इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए जिसकी वजह से आज उनके नाम से पूरे भारतवर्ष में कमला के नाम से आउटलेट्स चलते हैं काउंसिल्स के, और उसके अलावा उनके नाम से सम्मान दिए जाते हैं। तो वो महिला ने नील को दोबारा से पुनर्जागरण किया उसका, और तमिलनाडु के एक विल्लुपुरम जिले में तिंडीवनम के क्षेत्र में उधर खेती दोबारा से शुरू हुई और वो जगह आज बहुतायत में इसके लिए जानी जाती है। चूंकि पूरी दुनिया में 80 लाख टन सिंथेटिक इंडिगो का प्रयोग होता है, जो कि बिना ट्रीटमेंट के उसका पानी जो है वो नदियों, नालों और जमीन में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से हम आज पॉल्यूशन को भुगत रहे हैं। अगर हम लोग प्लांट इंडिगो की तरफ जाते हैं, जो कि भ्रांति है कि ये फर्टिलिटी को, जमीन की फर्टिलिटी को खत्म करता है, इस तरह का कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट दुनिया में नहीं है। ये एक मिथ फैलाई गई थी इसको बदनाम करने के लिए। पिछले 5 वर्षों से हम लोग इस विषय पर दोबारा से हमने काम करना शुरू किया है, क्योंकि हम छिपाओं का काम, नील रंगाई का काम नहीं था। क्योंकि नील रंगाई का काम के लिए एक अलग से जाति थी, मुस्लिम जाति थी, जो कि नीलगर के नाम से जानी जाती थी। आज भी वो जाति है जो कि नीलगरी का काम करती थी। मतलब हम लोग छपाई करके, दाबू लगा के और नीलगरों को दे देते थे कि आप इस पर नील करके लाइए। उनके यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियां होती थी जमीन के अंदर गहराई में, उन कोठियों में वो नील रंगाई करके हमको वापस देते थे, और फिर हम उन पर अन्यत्र रंग करने के लिए हम लोग रंग करते थे। आपको यहाँ पर ये जानकारी बताऊं कि हमारे गर्भगृह में भगवान जहां पर होते हैं वहां पर नील का प्रयोग नहीं होता है, कारण कि नील जो है वो फर्मेंटेशन के द्वारा बनाई जाती है, और फर्मेंटेशन का मतलब है कि उसमें कीटाणु होते हैं। इस वजह से गर्भगृह में नील का प्रयोग नहीं होता था, और इसी वजह से हम लोग वैष्णव होने के कारण, राधा वल्लभ संप्रदाय के होने के कारण, हम लोग नील, छिपा लोग जो है वो नील का रंगाई का काम नहीं करते थे, नीलगर करते थे। और हम लोग जो काम करते थे वो पीला और लाल और ये ऐसे रंगों को जो कि भगवान की, मतलब वैष्णव लोग कर सकते थे, वो काम करते थे। तो नील हमको बाहर से होकर आती थी और उस पर हम हरा करने के लिए नासपाल और हल्दी का प्रयोग करते थे, और अन्यत्र पर दूसरे रंग करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। बहुत ही सुंदर।
जैसा कि जी प्लीज आप। मैं क्षमा चाहूँगी, मैं बीच में बोल रही हूँ। आप हमें आपसे बहुत कुछ जानना है और हमारे समय की अभी कमी है। तो लेकिन आपने इतनी सारी बातें जो बताई, जो आज तक किसी के पास इस तरह से नहीं आई होंगी नील के बारे में, जो कि एक लगाव पैदा करें। तो मैं आपने जब ये वाली बात की कि नील जब पेपर पे उतर जाती थी, तो एक टाइम था जब मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें कहते थे कि नील स्याही तलवार के समान है। मतलब आपने अगर उस पे कुछ लिख दिया सफेद कागज के ऊपर नील से, तो वो तलवार की धार के समान मानी जाती थी। तो ये एक बहुत ही सुंदर थी जिसमें हम कमला उपाध्याय जी को बहुत-बहुत थैंक यू कहना चाहेंगे कि उन्होंने इसको रिवाइवल के लिए आगे बढ़ाया और हमारे पास हम सब लोगों में उस बात के लिए जागृत किया। लेकिन आज आपके होने से इस जनरेशन को भी ये पता लगा होगा कि नील कितनी आवश्यक है। उपाध्याय सर का और ब्रिज सर आप दोनों ने जो बातें यहाँ पे रखी कि नील का उपयोग क्यों ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा कि हम नील के बारे में ही क्यों? व्हाई इंडिगो एंड नॉट एनी अदर कलर? तो मैं उनको बता दूँ कि हम नीलो रंग को उत्सव के रूप में मना रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, इसीलिए अभी हम नील के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी कोई भी बात हो, ये बात अवश्य है कि अगर हम इसकी गहराई को समझें इस क्वेश्चन की, तो मैं आप दोनों से पहले उपाध्याय सर से और फिर ब्रिज जी से कुछ ही शब्दों में समझना चाहूँगी कि उसने लिखा है कि सबसे ज़्यादा नील का ही प्रयोग क्यों किया गया? दूसरे कलर का क्यों नहीं किया गया? मैं उपाध्याय साहब साहब को अनुरोध करूंगा कि वो इस पर प्रकाश डालें। सबसे ज्यादा नील का प्रयोग कलाकार करता है। आज बहुत सारे कलर्स का यूज करता है और हर कलाकार की अपने कलर्स की एक रेंज होती है और बहुत सारे लोगों के नीला रंग जो है वो पसंद है। इसके पीछे कारण हमारे यहाँ की आबोहवा है, हमारे यहाँ का खुला आसमान है, हमारे यहाँ की स्वच्छ जल की, समुद्र हम जो अरब सागर पे खड़े हो जाए तो आपको नीला दूर दूर तक इतना खूबसूरत नीला दिखता है और वो रंग बदलता हुआ नीला दिखता है। जब मैं लेह में पेंगुइन झील पे था तो वहां जो है वो हमने इतने कलर्स देखे कि जो है वो नीले से शुरू होता था और नीले पे अंत होता। तो नीले रंग की ये महिमा है। आपको इंद्रधनुष में से नीला रंग निकाल दीजिए तो आपको वो इंद्रधनुष इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। वो खूबसूरती इस नीले में है। इसलिए हम कलाकार जो है नीले को एक मदर कलर के रूप में हम इसको यूज करते हैं और उसके जितने टोनलिटी हो सकती है, जितने वेरिएशन हो सकते हैं, जितने टेक्सचरल ब्यूटी उसके साथ में जुड़ सकती है, वो सब हम करते हैं। तो बिल्कुल। ब्रिज जी आपने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बातें हमें बताई जो हम नॉर्मली नहीं जानते या हम उस ओर जो है वो अपना ध्यान चूक चुके हैं। तो उस चूक को ठीक करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है वो निश्चित रूप से हम कलाकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और समाज के विभिन्न घटकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपने देखा होगा कि फेंगशुई जैसे या वास्तु से जैसे रूपों में भी नीले रंग को कितना महत्व दिया जाता है। नीला रंग हमारे लाइफ का पार्ट है। उससे हमें खूबसूरती ही मिलती है, दिमाग की, दिल की और दोस्ती की खूबसूरती नीले वर्ण से हमें। ये तो बहुत ही सुंदर हो गया कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड शिप को भी नीला रंग बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि आकाश सबके लिए एक है, समुद्र सबके लिए एक है। तो इसकी विशालता का अध्ययन तो जितना आप करके दे रहे हैं ब्रिज जी, उसके लिए हम सबकी तरफ से बहुत-बहुत आभार। और दूसरे कुछ क्वेश्चन्स आए हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। ब्रिज जी आपके जी लिए क्वेश्चन है कि हम क्या इंडिगो को कोल्ड प्लेसेस में उगा सकते हैं? दोबारा प्लीज, आवाज कट आ, गई थी। हाँ जी, क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या हम इंडिगो को हाँ। ठंडे प्रदेशों में उगा सकते हैं? इसकी खेती की जा सकती है? अ, नहीं, ठंडे प्रदेशों में एक
प्लांट होता है जिसको वोड बोलते हैं, WOAD। वोड प्लांट जो है ठंडे प्रदेश में उगाए जा सकते हैं, लेकिन वोड प्लांट में हम जो इंडियन इंडिगो की बात करते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम जो है वो इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया है, वो प्लांट के मुकाबले में 10% ही यील्ड होता है, मतलब 10% ही रंग होता है। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि भारतवर्ष में जो जलवायु है वो नील के लिए बहुत ही उचित है। इसी वजह से हम इंडिगो किंग है, इसीलिए हम इंडिया है। ये सर फेसबुक से भी कुछ तो क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू जी प्लीज। हाँ, तो हम नील वर्ण को जो है वो इस प्रकार से ले सकते हैं कि ये हमारी आवश्यकता में है। अब यहाँ आवश्यकता सिर्फ कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। जब हम हेयर डाई की बात करते हैं तो वहां पर भी हमको इंडिगो चाहिए, क्योंकि ये एक कैश क्रॉप है, कमोडिटी है, जिसको जब सीजन आता है तो विदेशी लोग इसको खरीदने के लिए पहले से आकर बैठ जाते हैं कि कहीं क्रॉप खत्म ना हो जाए। क्योंकि कॉस्मेटिक्स में इसका प्रयोग होता है, मेडिसिन में इसका प्रयोग होता है, आयुर्वेदा में इसका प्रयोग होता है, और इसके बहुत सारे अनेकों अनेक ऐसे बीमारियां हैं जिनका उपचार इसके द्वारा होता है। मतलब अगर आपको सर्प ने काट लिया है और अगर आपने इसका लेपन कर दिया है तो सर्प का जहर खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास में इस प्रकार के अनेक बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि आप बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि समय सीमा कम है तो आपके प्रश्नों को ज्यादा सुनना चाहूंगा और जवाब देना चाहूंगा। उपाध्याय सर, एक क्वेश्चन आया है, इंडिगो नील के समक्ष अगर हम किसी और रंग को रखना चाहें तो वो कौन सा रंग हो सकता है? जो हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, वो तीनों ही अपने आप में बहुत रिच कलर्स हैं और उनसे बनने वाले सारे कलर्स जो हैं निश्चित रूप से और भी पूरे रेनबो को एनरिच करते हैं। तो इंडिगो के समक्ष साथ में रखना है तो निश्चित रूप से रेड कलर बहुत इंपॉर्टेंट है और येलो कलर का भी इतना ही महत्व है, जो अपने आप में स्वतंत्र। अच्छा, अगर मेरे से पूछते हो कि बीइंग एन आर्टिस्ट उसके साथ में कौन सा कलर इतना ही रिच है, तो मैं ब्लैक कलर। वाओ, वेरी ट्रू। ब्यूटीफुल। मैंने दोनों कलर्स को बहुत अच्छी तरह से जिया है और जी रहा हूं, और दूसरे कलर्स को मैंने इसके जो दोस्त रंग हैं इस तरह से, या उनके जो अड़ोसी पड़ोसी कलर हैं ऐसे मैं उसको यूज करता हूँ। तो निश्चित रूप से मेरे लिए ब्लैक और इंडिगो दोनों ही बराबर समान स्थिति में चलते। बीइंग एन आर्टिस्ट, पर इंडिगो की अपनी ब्यूटी बिल्कुल अलग है। जैसा ब्रिज जी ने अभी इतनी सारी बात कही है, पूरा हिस्टोरिकली पूरी हमारी एक सिविलाइजेशन पूरी जो है, दुनिया की जितनी पुरानी सिविलाइजेशन सब में इंडिगो का यूज, वो इतनी जो खूबसूरती हमारे यहाँ मौजूद है, तो मैं तो चाहूंगा कि हर जगह इंडिगो की खेती होनी चाहिए। और ब्रिज जी अगर ये बीड़ा उठा रहे हैं तो राजस्थान में कहीं ना कहीं शुरू हो जाए। सर, 2 बिल्कुल क्वेश्चन। साहब, हम कई जगह करवा चुके हैं और ये निरंतर जारी है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, राजस्थान के बाहर भी हमने बहुत सारे स्टेट्स में इसको शुरू करवाया है, और विशेष तौर पर गुजरात में तो इसकी बहुतायत में इसको पाया गया है। और वाइल्ड इंडिगो हमको हम हर एक जिले में मिलती है, हर एक राज्य में मिलती है। सिर्फ बर्फीले इलाकों में हमको वाइल्ड इंडिगो नहीं है, अन्यथा बहुतायत में देखने को होती है, लेकिन पहचान नहीं होने के कारण हम नहीं पहचान पाते। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है ब्रिज सर। इन्होंने पूछा है कि इंडिगो किसी भी कलर कपड़े पे उतार दी जाए, तो जब हम उसको पहनते हैं तो क्या वो हार्मफुल तो नहीं है? इंडिगो उतार दिया मतलब इंडिगो का रंगा हुआ कपड़ा अगर हम पहनते हैं तो क्या हाँ, वो नुकसानदायक नहीं है, ये आपका प्रश्न है? हाँ, हाँ, ये प्रश्न आया हाँ, है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रकृति ने जो भी रंग हमको दिए हैं वो सिर्फ फायदे के अलावा हमको नुकसान कुछ भी नहीं दे सकते। और इवन
बहुत सारी वनस्पतियां हमको नुकसान नहीं, हमको मेडिसिनल वैल्यूज देती है, लेकिन यहाँ पर हम बात रहे हैं नील प्राकृतिक की। और नील प्राकृतिक में भी दो श्रेणियां हुई, ऑर्गेनिक नील और फर्टिलाइजर के साथ वाली नील, और एक तीसरी होती है वाइल्ड इंडिगो। अब जब हम तीनों की बात कर रहे हैं तो फायदे देंगे, लेकिन कम और ज्यादा की मात्रा हो सकती है। लेकिन जब हम सिंथेटिक इंडिगो की बात करेंगे तो वो किससे बनती है? वो कोलतार से बनती है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनती है, वो साइनाइड से बनती है। तो ये तीनों चीजें तो कभी भी आदमी को फायदा नहीं दे सकती, और ना ही धरती को दे सकती है, ना ही पानी को दे सकती है। तो मतलब इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में हम प्राकृतिक नील को अपनाएं और सिंथेटिक्स को कम करें, तो हमारे लिए ऑक्सीजन लेने के लिए आसानी होगी और हम पर्यावरण प्रेमी बन सकेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। सर अभी अभी एक क्वेश्चन आया था, उसका सीधे आपने आंसर दे ही दिया कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिगो की ग्रोथ के लिए, तो आपने बता ही दिया कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और सिंथेटिक को रिजेक्ट करें। तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो उसके लिए डिस्कशन का मुझे लगता है डिस्कशन बहुत लंबा जाएगा और हमारे पास टाइम नहीं है। वो क्वेश्चन ये है, फिर भी मैं क्वेश्चन रखना चाहूँगी कि हमारी एक कोई जिज्ञासु हैं, उन्होंने पूछा है तो ये हमारी बुक्स में इंडिगो को हार्मफुल फॉर लैंड क्यों बताया गया? जी, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था हाँ जी। कि हमारी बहुत सारी परंपराओं को, कलाओं को, विधाओं को, हाथियों को अंग्रेजों ने डिस्ट्रॉय किया था। उससे पहले मुगलों ने डिस्ट्रॉय किया था, उससे पहले और लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये जो जब सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी में बनी, और उस बनी हुई नील को बेचने के लिए प्राकृतिक नील की खेती पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर किताबों में लिख दिया कि ये जमीन की फर्टिलिटी को खत्म करती है, जबकि इस तरह का कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। जबकि आपको जानकारी हो कि इसके बारे में कि अगर आप नील की खेती करते हैं पूरे वर्ष नहीं, सिर्फ 6 महीने एक साइकिल में, और उसके बाद में अगर आप दूसरी खेती करते हैं तो जो नील आपने पहले की थी उसकी जो मैन्योर है, उसकी जो पत्तियां वहां पर गिर गई है, वो पत्तियों के कारण आपको उसमें कोई भी फर्टिलाइजर, वो चाहे नेचुरल फर्टिलाइजर हो या सिंथेटिक फर्टिलाइजर हो, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में फर्टिलाइजर है उसके लिए। और उसके साथ ही अगर आपने नील के साथ में कोई भी दूसरी खेती की है तो वो नील दूसरी खेती को ग्रोथ करती है और प्रोटेक्ट करती है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किताबों में लिखा गया उसको बदनाम करने के लिए। राइट सर। कोई सो भी कोई भी वनस्पति कैसे हार्मफुल हो सकती है? कोई भी वनस्पति। तो मेरे ख्याल से इस गहराई को अब सब समझ रहे होंगे कि उस समय ये बहुत ज़रूरत हो गई थी कि अंग्रेज़ बहुत अत्याचार ना करें इंडियंस के ऊपर, उनका यूज़ ना करें। इसके लिए उस चीज़ को एक पर्सपेक्टिव के दौरान गांधी जी ने रखा था, जिसके लिए वो जो अ, ज्ञान था और जो अज्ञान का, दोनों का कॉम्बिनेशन था, उसको जब बनाया गया और उसको जब दिखाया गया लोगों तक, तो वो उस समय की ज़रूरत थी। जबकि आज आपने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है। आप दोनों ने यही कहा है कि प्रकृति कभी भी आपको हार्मफुल नहीं कर सकती। तो इसी के साथ हम आज का सेशन कंक्लूड करना चाहेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। नेक्स्ट टाइम हम जब भी करेंगे, आपको पहले से बता देंगे। कल का हमारा प्रोग्राम जो है, वो 7 बजे है। जितने भी मास्टर एजुकेटर्स हैं और दूसरे लोग हैं, जैसे यूनिस खुमानी सर और आपके अशोक आत्रे सर, आपके ब्रिज जी एंड हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गेस्ट और हैं, जिनका अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है एंड राठौर सर, जो कि डीन हैं आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, उन सबसे हम लोग कल रूबरू होंगे। इंडिगो को आगे बढ़ाते हुए और परसों हमारा 27 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो कि आर्टिस्टों और क्राफ्टमैन के द्वारा
फिजिकली वो लोग वहाँ पे नील को एक्सपीरियंस करेंगे रातलिया में, नीरी के अंतर्गत, और जिसके जो सानिध्य जिसमें हमारे उपाध्याय सर और ब्रिज सर वहाँ पे उनको ब्लेस करने के लिए, एप्रिशिएट करने के लिए मौजूद रहेंगे। तो हम चाहते हैं आप लोग भी वर्चुअली जुड़ें। आपके पास 11 से लेके 4 बजे के बीच में 27 तारीख को जो भी मटेरियल हो और आपके पास इंडिगो कलर हो, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करें और धायस फाउंडेशन के इवेंट पेज पे, नीलो रंग के पेज पे आप लोग अपने आप को प्रस्तुत करें। इससे हमें ये पता लगेगा कि आज आपने नील को महसूस किया और नील आपको एक नए आयाम पे लेके गया। आपके इस जुड़ाव के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्याय सर, थैंक यू सो मच, एंड ब्रिज सर, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर कल मिलेंगे। शब्बा खैर।